वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लासेस। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर द एम्प्लॉयमेंट क्लास करके चैनल बनाया है, जिसके माध्यम से हम आपको रेगुलरली क्लासेस दे रहे हैं। जीएस का सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जीएस का सीरीज़ में इससे पहले जो हम लोग ने क्लास किया था उसमें हम लोगों ने द राइज ऑफ मगध मगध का उदय पढ़ा था। और मगध के उदय में 4 वंशों ने मगध पर राज्य किया था। और उनके क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हर्यक वंश ने मगध पर राज किया था, उसके बाद शिशुनाग वंश ने राज किया था, फिर नंदा वंश ने, फिर मौर्य वंश ने। तो शिशुनाग वंश और हर्यक वंश के बारे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे नंदा वंश के बारे में। आज का क्लास जो रहेगा वो नंद वंश के ऊपर रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग आज जो देखेंगे वो बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में रहेगा, कि नंदा वंश के समय ही अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया पर आक्रमण करने आते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन थे, सिकंदर महान कौन थे, कहाँ के राजा थे, उनके पिता का क्या नाम था। आज हम लोग यही सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो नंदा वंश जो रहता है, नंदा वंश में टोटल 9 किंग्स रूल करते हैं। 9 राजाओं ने नंदा वंश को राज किया था। और इन 9 राजाओं में दो सबसे प्रमुख राजा रहते हैं। एक महापदम नंद रहते हैं जो नंदा वंश के फाउंडर रहते हैं, और एक धनानंद रहते हैं जो नंदा वंश के लास्ट रूलर रहते हैं। महापदम नंद को नंदा वंश का फाउंडर माना जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंद एम्पायर। महापदम नंद को फाउंडर माना जाता है। और धनानंद जो रहते हैं, धनानंद को लास्ट रूलर रहते हैं। धनानंद के समय ही अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया पर आक्रमण करने आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापदम नंद थे। यहाँ नंद वंश को 344 बीसी में स्थापित करते हैं। महापद्मनंद ने कालाशोक को मारकर, जो कि शिशुनाग वंश के राजा थे, उसको मारकर अपने वंश की स्थापना करते हैं। तो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की, 4th सेंचुरी में। 4th सेंचुरी में। और डेट अगर पूछेगा तो 344 BC। ही इस्टेब्लिश द एम्पायर इन 344 BC आफ्टर किलिंग कालाशोक। कालाशोक जो रहते हैं वो शिशुनाग वंश के राजा रहते हैं, और ये शिशुनाग वंश के आखिरी राजा रहते हैं। इन्हीं को मारकर महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में अपना नंद वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच रूलर वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक के बारे में हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Dharananda was the last ruler of the Nanda dynasty and was overthrown by the Chandragupta Maurya। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ फेंका था। मगध की गद्दी से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ के फेंक दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद लेते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से धनानंद को उसकी गद्दी से उठा के फेंकते हैं। धनानंद वंश का अंतिम शासक था। तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य इसको हराता है। और चंद्रगुप्त मौर्य क्यों हराता है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे है धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। धनानंद चाणक्य का अपमान कर देता है, और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देते हैं। कौन देते हैं? चाणक्य देते हैं। चाणक्य का एक और नाम है, उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और उनके साथ उन्होंने धनानंद को हराया। और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर धनानंद को हरा देते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे? धनानंद थे। पहले राजा कौन थे? महापद्मनंद थे। और महापद्मनंद को ही नंद वंश का फाउंडर माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एम्पायर रिप्लेस द नंदा डायनेस्टी। नंद वंश की
स्थान पर किस साम्राज्य ने स्थापना किया? तो नंद वंश के खत्म होने के बाद जो एम्पायर आता है, जो वंश आता है, वो आता है मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने हेल्प किया था, किसको हेल्प किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था नंदा वंश को उखाड़ फेंकने के लिए। तो यही चीज़ लिख रहा है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर दिया। नंद वंश को समाप्त कर देते हैं, कौन करते? चंद्रगुप्त मौर्य। और समाप्त करने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, मौर्यन एम्पायर की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर इन 322 BC, 322 ईसा पूर्व में। डेट ये पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का डेट पूछेगा, जो डेट याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व। अब पहला राजा तो आपसे पूछेगा ही, तो पहला राजा में हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या विच फॉरेन इन्वेडर ट्राइड टू अटैक इंडिया ड्यूरिंग द नंदा रूलर? नंद वंश के शासन के दौरान किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी? क्या वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, क्या वो डेरियस वन थे, क्या वो सर्सेक्स थे, क्या वो चंगेज खान थे? तो नंद वंश के राज के टाइम जो इंडिया पर आक्रमण करते हैं उसका नाम रहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। सिकंदर महान ने ही भारत पर आक्रमण की थी। और भारत पर आक्रमण सिकंदर महान ने कब किया था? तो सिकंदर महान ने 322 नहीं, 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 325 मिलेगा, तो दोनों सही है। सिकंदर ने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सिकंदर मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, लेकिन धनानंद की विशाल सेना देखकर पीछे हट जाता है। धनानंद का एक बहुत ही बड़ा सेना रहता है, लेकिन अलेक्जेंडर जो रहते हैं वो इंडिया पर आक्रमण करते हैं और वो पोरस से लड़ते भी हैं, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और पोरस को हरा कर कुछ इंडिया का हिस्सा ले भी लेते हैं। लेकिन पोरस का वीरता और युद्ध कौशल को देखकर पोरस को जीती हुई ज़मीन वापस कर देता है अलेक्जेंडर। लेकिन उसका जो सेना रहता है वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो सेना रहती है वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। और और धनानंद का सेना भी बहुत बड़ा रहता है, और अलेक्जेंडर को धनानंद के सेना के बारे ही पता रहता है कि इसका सेना बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत है, इसके सेना में हाथी भी पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से डर कर वो वापस लौट जाता है। ही केम इन इंडिया इन 326 या 325 BC। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं वो 326 या 325 ईसा पूर्व में इंडिया आते हैं। इंडिया आते हैं, पोरस को हराते हैं, लेकिन धनानंद से लड़ाई नहीं करते हैं, मगध साम्राज्य से लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं लड़ाई करते हैं? क्योंकि मगध साम्राज्य के पास एक बहुत ही विशाल सेना रहता है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो सेना जो रहती है वो थक भी जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यू लड़ाई करते हुए आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंद वंश की राजधानी क्या थी? क्या वो पाटलिपुत्र थी, क्या वो उज्जैन थी, क्या वैशाली थी, क्या वो राजगीर थी? तो नंद वंश की जो कैपिटल रहती है, राजधानी रहती है, वो रहती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पहले इसका नाम पाटिल ग्राम रहता है। पाटिल ग्राम जो रहता है वो एक किला रहता है, एक फोर्ट रहता है। अब बाद में यही फोर्ट डेवलप करके यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, बाद में वो फिर पाटलिपुत्र बन जाता है। तो नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो प्राचीन भारत में एक प्रमुख शक्ति का केंद्र था। पाटलिपुत्र जो रहता है वो नदियों से घिरा रहता है, गंगा और सोन नदी के संगम पर बनता है पाटलिपुत्र। तो यहाँ से ट्रेड करने में बहुत ही आसानी रहती है, और यहाँ पे एक नेचुरल डिफेंस के रूप में भी नदी जो रहती है वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नंदा रूलर वॉज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली वेल्थी? कौन सा नंद शासक अत्यधिक धनी माना जाता है? तो नंद वंश के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था। तो नंद वंश में टोटल 9 किंग्स आते हैं, 9 राजा आते हैं, और जाहिर सा बात है जो सबसे आखिरी में रहेगा उसके पास बहुत ही पैसा रहेगा, और वही पैसा के घमंड की वजह से वो चाणक्य का अपमान कर देता है। तो इसका आंसर होगा धनानंद। धनानंद को एक बहुत ही अत्यधिक धनी राजा माना जाता है। धनानंद अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। धनानंद के पास बहुत ही ज़्यादा धन था।
धनानंदा वॉज फेमस फॉर हिज इमेंस वेल्थ। बहुत ही ज़्यादा पैसा था उसके पास, बहुत ही ज़्यादा पैसा के लिए वो फेमस था, और उसके पास विशाल खजाना भी था, और बहुत ही ज़्यादा पैसा जमा करके भी वो रखा हुआ था धनानंद। तो कौन सा राजा पैसा के लिए फेमस था, एक्सट्रीमली वेल्दी था? तो धनानंद उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मौर्य रूलर डिफीटेड द नंदा डायनेस्टी? किस मौर्य शासक ने नंद वंश को पराजित किया था? क्या वो अशोका होगा, क्या वो चंद्रगुप्त होगा, क्या वो बिंदुसारा होगा, क्या वो बृहदर्थ होगा? तो बृहदर्थ याद रखिएगा, बृहदर्थ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। बृहदर्थ जो है वो लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर है। अशोक होगा ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया एंड मौर्यन एम्पायर। बिंदुसार आ जाएगा तो बिंदुसार तो नहीं होगा। विच मौर्यन डिफीटेड द नंदा डायनेस्टी? तो नंदा डायनेस्टी को हराने वाले जो राजा रहते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ही नंदा वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का हेल्प कौन करता है, तो चाणक्य हेल्प करता है, और उसी के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच डायनेस्टी इज रेफर्ड टू एज द शूद्र डायनेस्टी? किस वंश को शूद्र वंश कहा जाता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि किस वंश को शूद्र वंश कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजा जो रहते हैं वो ज़्यादातर क्या, वो हमेशा क्षत्रिय वंश के रहते हैं। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि शूद्र वंश का कौन सा राज्य था, कौन से साम्राज्य, कौन से एम्पायर, कौन से डायनेस्टी को शूद्र एम्पायर कहते हैं? क्या वो मौर्यन एम्पायर था, क्या वो गुप्ता एम्पायर था, क्या वो नंदा एम्पायर था, क्या वो कुषाण एम्पायर था? तो जो शूद्र वंश जो जिस साम्राज्य को कहते हैं, जिस डायनेस्टी को कहते हैं, वो था नंद वंश का। नंद वंश को ही शूद्र वंश कहते हैं, शूद्र एम्पायर कहते हैं। नंद वंश का एक और नाम है जिसको हम लोग शूद्र वंश कहते हैं, शूद्र डायनेस्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नंद वंश के जो संस्थापक रहते हैं महापद्म नंद, उनका जो लीनियज देखा जाता है, जो उनका खानदान देखा जाता है, वो एक पिछड़ी वर्ग का रहता है, वो क्षत्रिय वंश के नहीं रहते हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में नंद वंश को अक्सर शूद्र वंश के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में मतलब हिस्ट्री के इतिहास से देखेंगे हम लोग तो नंद वंश को हम लोग एक शूद्र वंश के रूप में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर शासन करने वाले नंदों को शूद्र मूल का माना जाता है। उनका जो लीनियज रहता है वो शूद्र रहता है, इसलिए उनको शूद्र वंश कहते हैं। महापद्म नंद प्रथम नंद शासक, जो पहले शासक रहते हैं नंद डायनेस्टी के, महापद्म नंद, वो एक शूद्र शासक रहते हैं। जैसे प्राचीन स्रोतों को निम्न जाति का वंश के रूप में वर्णित किया गया है। तो महापद्म नंद को प्राचीन सोर्सों से और ऐतिहासिक ग्रंथों में निम्न जाति का कहा गया है, इसलिए नंद वंश को शूद्र वंश कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि शूद्र वंश किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा नंद वंश। रीजन भी बता दिए कि क्यों है नंद वंश को शूद्र वंश कहते हैं, क्योंकि जो महापद्म नंद रहते हैं उनको उनका जो लीनियज रहता है, जो उनका खानदान जिसको माना जाता है, वो एक निम्न जाति का माना जाता है, इसलिए नंद वंश को शूद्र वंश कहते हैं। फ्रॉम विच रीजन डिड द फॉरेन इन्वेजन अकर इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री? प्राचीन भारतीय इतिहास में भारत पर विदेशी आक्रमण किन किन क्षेत्रों से हुआ करता था? किन किन क्षेत्रों से होता था? क्या वो सेंट्रल एशिया से होता था, पर्शिया या ग्रीस, केंद्रीय एशिया, फारस या ग्रीस से होता था? क्या वो यूरोप से होता था, चाइना से होता था, अफ्रीका से होता था? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या वो अरेबिया से होता था, रशिया से होता था, इजिप्ट अरेबिया से होता था लेकिन रशिया और इजिप्ट से नहीं होता था? ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। क्या वो साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? ऑस्ट्रेलिया से तो आते ही नहीं था, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत पर आक्रमण मुख्यतः सेंट्रल एशिया, पर्सिया और ग्रीस, केंद्र एशिया, फारस और ग्रीस से होता था।
भारत पर प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण मुख्य रूप से केंद्र एशिया, सेंट्रल एशिया, फारस जिसको ईरान का क्षेत्र जो प्रेजेंट डे ईरान है वहाँ से हुआ करता था, और ग्रीस जिसको यूनान पहले भाषा में यूनान कहते थे, वो प्रेजेंट डे आज ग्रीस है, वहाँ से हुआ करता था, जिनमें सिकंदर का आक्रमण भी प्रमुख है। जहाँ से सिकंदर ने आक्रमण किया वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉरेन इन्वेजन में से। जो इंडिया के नहीं थे वो ग्रीस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इरानियन रूलर वॉज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली इन्वेड इन एशियंट इंडिया। किस ईरानी शासक ने प्राचीन भारत में पहला सफलता आक्रमण किया था? पहला सफलता आक्रमण कह रहा है, क्या वो साइरस द ग्रेट थे, डेरियस वन था, सर्सेक्स थे, या कैनबाइसिस थे? कैनबाइसिस टू। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले जो है, सक्सेसफुली आक्रमण करने वाले जो शासक थे वो थे डेरियस वन। और ये कहाँ के थे? तो ये ईरान के थे। ये इसको हिंदी में हम लोग यूनान कहते हैं, यूनानी थे। डेरियस प्रथम ने फारसी साम्राज्य के दौरान भारत पर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया था। तो फारसी साम्राज्य था जो डेरियस वन का था, जिसको हाकामनी साम्राज्य कहते हैं, उस समय ने डेरियस वन ने भारत पर आक्रमण करके पश्चिमी हिस्से को भारत के अंदर मिला लिया था, अपने अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया था, हाकामनी साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। और सिंधु क्षेत्र, इंडस वैली को अपने साम्राज्य में मिला था। जो पश्चिमी जो क्षेत्र था वो मेनली सिंधु एरिया था। जो सिंधु नदी जो बहती है, इंडस रिवर जो बहती है, उस एरिया को डेरियस वन ने अपने एम्पायर में मिला लिया था। ही वॉज द किंग ऑफ हाकामनी डायनेस्टी। हाकामनी जो डायनेस्टी था उसका किंग कौन था? डेरियस वन था। और हाकामनी का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाकामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हाकामनी साम्राज्य के संस्थापक जो रहते हैं वो रहते हैं हाकामनिश। और हाकामनी साम्राज्य जो रहता है वो कहाँ का रहता है? तो वो ईरान का साम्राज्य रहता है। एंड द फाउंडर ऑफ द हाकामनी डायनेस्टी इज हाकामनिश। लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज डेरियस थर्ड, दारा थर्ड। इस वंश का अंतिम शासक दारा थर्ड है। तो इंडिया पर फर्स्ट सक्सेसफुली फॉरेन इन्वेजन किसने किया था? तो डेरियस वन ने किया था, दारा फर्स्ट ने किया था। और वो किस साम्राज्य का था? तो वो हाकामनी साम्राज्य का था। हाकामनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हाकामनी साम्राज्य के संस्थापक हाकामनिश है। हाकामनी साम्राज्य कहाँ का है? तो हाकामनी साम्राज्य ईरान का है। और हाकामनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन है? तो वो है डेरियस थर्ड, दारा तृतीय। इस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन था जिसको हम आपको बता चुके हैं, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु डिफीटेड डेरियस थर्ड एंड इन विच ईयर। दारा तृतीय को किसने हराया और किस वर्ष में हराया? दारा थर्ड अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कि दारा थर्ड जो रहते हैं वो हाकामनी साम्राज्य के राजा रहते हैं और लास्ट रूलर रहते हैं। दारा थर्ड को लास्ट रूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि दारा थर्ड जो रहते हैं वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से हार जाते हैं, और हारने के बाद जो पूरा हाकामनी साम्राज्य रहता है वो अलेक्जेंडर ग्रेट के जो साम्राज्य में अंतर्गत मिल जाता है। तो हु डिफीटेड डेरियस थर्ड एंड इन विच ईयर? अलेक्जेंडर हराते हैं। कब हराते हैं? 331 में हराते हैं। या साइरस हराते हैं 520 में, अशोका हराते हैं 261 में, चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं 321 में। 3 A B C D ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि ये तीनों नहीं हराते हैं। तो डेरियस थर्ड को हराने वाला जो शासक रहते हैं वो रहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। और कब हराते हैं? 331 ईसा पूर्व में हराते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डेरियस तृतीय को 331 ईसा पूर्व में गागामेला की लड़ाई में, बैटल ऑफ गोगामेला, ये बैटल कब होता है? तो ये बैटल 331 ईसा पूर्व में होता है, में हराया था, जिसके बाद फारसी साम्राज्य का पतन हुआ। फारसी साम्राज्य के रूप में यहाँ पर जो रहेगा वो हाकामनी साम्राज्य रहेगा। फारसी साम्राज्य हाकामनी एम्पायर का संस्थापक हाकामनिश। लास्ट रूलर डेरियस थर्ड को किसने हराया? डेरियस थर्ड को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हराया। कब हराया? 331 ईसा पूर्व में हराया। और किस बैटल में हराया? तो बैटल ऑफ गोगोमेला में हराया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज द फर्स्ट ग्रीक किंग टू इन्वेड इंडिया? हिंदुस्तान पर यूनान से आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था? ईरान से पूछेगा तो डेरियस वन होगा, और यूनान से पूछेगा तो अलेक्जेंडर द ग्रेट होगा। ग्रीक किंग पूछ रहा है यहाँ पे, यूनान से आक्रमण पूछ रहा था। तो यूनान से आक्रमण सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था, सिकंदर महान ने किया था। और अगर फारस से पूछेगा, ईरानियन पूछेगा, तो उसका आंसर होगा डेरियस वन। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है, और हेडेस्पस नदी जो है यह झेलम नदी है। झेलम नदी को ही हेडेस्पस नदी कहते हैं। हेडेस्पस नदी के पास पोरस का साथ एक बहुत ही भयानक लड़ाई करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ग्रेट जो रहते हैं वो 326 ईसा पूर्व में इंडिया पर आक्रमण करते हैं, और किस क्षेत्र पर करते हैं? वो झेलम नदी के क्षेत्र पर करते हैं। और इस क्षेत्र पर राजा कौन रहता है? तो उस क्षेत्र पर राजा जो रहते हैं वो रहते हैं पोरस। तो पोरस से अलेक्जेंडर द ग्रेट की लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में पोरस हार जाते हैं। लेकिन पोरस का वीरता देखकर अलेक्जेंडर ने अब जीता हुआ क्षेत्र को पोरस को वापस कर देता है। अलेक्जेंडर फाइट विद पोरस इन मिडिल एरिया ऑफ झेलम एंड चेनाब रिवर। तो झेलम और चेनाब रिवर के बीच में लड़ाई होती है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, और इस युद्ध में उसने पोरस को हरा दिया। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं वो पोरस को इस युद्ध में हरा देते हैं। इस युद्ध को हाइडेस्पेस का लड़ाई भी कहते हैं। इस युद्ध का एक और नाम है हाइडेस्पेस की लड़ाई कहते हैं, या इस युद्ध को झेलम की लड़ाई कहते हैं, या झेलम की पहली लड़ाई कहते हैं। तीन नाम है इस लड़ाई का जो अलेक्जेंडर ग्रेट और पोरस के बीच हुआ था। तो पहला नाम है हाइडेस्पेस की लड़ाई, दूसरा नाम है झेलम झेलम की लड़ाई। हाइडेस्पेस की लड़ाई, झेलम की लड़ाई और झेलम की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और यह लड़ाई कब हुआ था? तो यह लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 बीसी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अलेक्जेंडर के बीच हुआ था, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। कब होता है? तो डेट याद रखिएगा, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 326 ईसा पूर्व में। और इस लड़ाई में कौन जीतता है? तो इस लड़ाई में जो जीतता है वो जीतता है अलेक्जेंडर। और इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? इस लड़ाई को तीन नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पेस की लड़ाई कहते हैं, सेकंड नाम झेलम की लड़ाई, थर्ड नाम झेलम की पहली लड़ाई। तो ये जो मैप देख रहे हैं ये मैप है अलेक्जेंडर द ग्रेट का मैप है। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले ग्रीस में वो रहता है, मैसेडोनिया में रहता है। अलेक्जेंडर जो रहता है वो मैसेडोनिया में रहता है। मैसेडोनिया से निकल के पूरा सेंट्रल एशिया को जीत जाता है। यहाँ पूरा सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया को जीतने के बाद पूरा इजिप्ट को जीत जाता है, इजिप्ट के क्षेत्र को जीत जाता है। इजिप्ट को भी जीत जाता है। और सबसे मेन जो वो जीतता है वो जीतता है फारस को जीतता है, ईरानियन किंगडम को जीतता है। इतना बड़ा रहता है ईरानियन किंगडम। इसी किंगडम को अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, हाकमनी एम्पायर कहते हैं इसको। ईरान किंगडम को ही हाकमनी एम्पायर कहते हैं। इसका लास्ट रूलर जो रहता है वो रहता है दारा थर्ड। और ये एरिया जो देख रहे हैं ये एरिया रहता है पोरस के अंडर रहता है। हालांकि ये एरिया को बाद में वापस कर देता है अलेक्जेंडर, पोरस को दे देता है, लेकिन पोरस इसको लेता नहीं है। और ले भी लेता है, वो हम लोग को हिस्ट्री में मिलता नहीं है। लेकिन ये एरिया जो है वो अलेक्जेंडर के एम्पायर के अंदर आ जाता है। समझिए एक पपेट गवर्नमेंट के रूप में पोरस खाली वहाँ पर बैठता है। तो अलेक्जेंडर का देख लीजिए कितना बड़ा एम्पायर रहता है। ये पूरा वर्ल्ड का समझिए 2/3 एरिया कवर कर लेता है।
और सबसे बड़ा एम्पायर जो रहता है वो अलेक्जेंडर का माना जाता है, और अलेक्जेंडर को एक बहुत ही बड़ा सोल्जर और कमांडर माना जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट फादर? अलेक्जेंडर ग्रेट के पिता का क्या नाम था? एंड विच रीजन वॉज द किंग ऑफ? और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो राजा रहते हैं, जो उनके पिता रहते हैं, उनका पिता क्या नाम रहता है और वो किस क्षेत्र के राजा रहते हैं? क्या उनका पिता का नाम किंग फिलिप टू रहता है और वो मैसेडोनिया के रहते हैं? क्या वो डेरियस वन रहते हैं पर्शिया का? क्या वो किंग पोरस रहते हैं इंडिया का? क्या वो किंग अशोका रहते हैं मगधा का? तो किंग अशोका तो नहीं रहेंगे, पोरस तो नहीं रहेंगे, डेरियस तो नहीं रहेंगे, क्योंकि डेरियस पर्शिया का है, फारस का है, ईरान का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता का नाम रहता है फिलिप टू और वो राजा रहते हैं मैसेडोनिया क्षेत्र के, वो राजा रहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, फिलिप टू था, फिलिप टू था और वह मैसेडोनिया क्षेत्र के राजा थे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं वो अपने पिता की मृत्यु के बाद वो मैसेडोनिया के राजा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम द किंग ऑफ मैसेडोनिया एंड विच ईयर वाज इट? अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया का राजा कितने वर्ष में बनते हैं, कितने वर्ष में बनते हैं और कौन सा साल रहता है? और जो वो साल रहता है वो कौन सा रहता है? क्या वो 18 साल में बनते हैं, क्या वो 20 साल में बनते हैं, क्या वो 25 साल में बनते हैं, क्या वो 30 साल में बनते हैं? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो राजा बनते हैं वो एक बहुत ही छोटी उम्र में राजा बनते हैं मैसेडोनिया के, और उनका सपना रहता है कि पूरा दुनिया को वो जीत जाएंगे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो राजा बनते हैं वो 18 वर्ष के अवस्था में राजा बनते हैं, और जो वो साल रहता है वो साल रहता है 336 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं वो 18 वर्ष में मैसेडोनिया का राजा बन जाते हैं, और जो साल रहता है वो 336 ईसा पूर्व रहता है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट बिकम द किंग इन विच ईयर, ये कौन से साल में बनते हैं? तो 18 ईयर्स के एज में बनते हैं। और पूछ रहा है कि इन विच ईयर, साल कौन सा था? तो 336 ईसा पूर्व था। और फिर 336 ईसा पूर्व के बाद ही समझिए 10 साल के बाद वो इंडिया पर आक्रमण करने आ जाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट 336 ईसा पूर्व में 18 वर्ष की उम्र में मैसेडोनिया का राजा बन जाता है। 18 वर्ष में, इतना छोटा उम्र में वो राजा बन जाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देता है। जैसे राजा बनता है वैसे ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कितने वर्ष में बना था अलेक्जेंडर द ग्रेट राजा? तो 18 वर्ष में बना था। और कौन सा साल था? तो 336 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट आर्मी? अलेक्जेंडर द ग्रेट का थल सेना, पैदल सेना जो करते हैं, उसका सेनापति कौन था? क्या वो प्लोटोनिमी था? क्या वो हैफेशन था? क्या वो एरिस्टोकार्स था? क्या वो सेल्यूकस था? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो थल सेना जो रहता है, पैदल सेना रहता है, उसका सेनापति सेल्यूकस रहता है। इसका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर रहता है। सेल्यूकस निकेटर जो रहता है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का थल सेना का सेनापति रहता है। सेल्यूकस अलेक्जेंडर द ग्रेट का सबसे करीबी मित्र था, सबसे क्लोज फ्रेंड था सेल्यूकस निकेटर। इसलिए अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस निकेटर को अपने थल सेना का सेनापति बनाता है और सेना का प्रमुख सेनापति भी था। वह अलेक्जेंडर के साथ कई युद्धों में शामिल हुआ। अलेक्जेंडर के साथ वो बहुत ही सारा लड़ाई में शामिल होता है और उसकी सेना का नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेल्यूकस का, क्योंकि इतना बड़ा उसको पोस्ट दे देता है, थल सेना का सेनापति डायरेक्ट बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट्स नेवल आर्मी? अलेक्जेंडर द ग्रेट का जल सेना का सेनापति कौन था? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जल सेना का सेनापति जो था उसका नाम रहता है निरियकस। ये तो थल सेना का था।
थल सेना का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेना का सेनापति कौन था? तो निरियकस था। नेवल आर्मी। निरियकस अलेक्जेंडर द ग्रेट का जल सेना का प्रमुख सेनापति था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनापति था निरियकस। उसने इंडस नदी से लेकर पर्शियन गल्फ तक क्षेत्रों में समुद्री अभियान का नेतृत्व किया था। मतलब इंडस रिवर से लेकर पर्शियन गल्फ तक, पर्शिया जो क्षेत्र आता है, ईरान के क्षेत्र तक, वो पूरा जितना भी नेवल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जो काम रहता है वो पूरा निरियकस करता है, निरियकस ही हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इनवाइटेड अलेक्जेंडर द ग्रेट टू इन्वेड इन इंडिया एंड विच रीजन वाज द किंग ऑफ। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया? इनविटेशन किसने दिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट को इंडिया पर आक्रमण करने के लिए? और वह किस क्षेत्र का राजा था? क्या वो किंग पोरस था? तो किंग पोरस तो नहीं होगा क्योंकि पोरस से वो लड़ता है। क्या वो किंग आम्बी था, टक्सिला का राजा? क्या वो किंग डेरियस था? क्या वो किंग बिम्बिसार था? तो डेरियस भी नहीं होगा, बिम्बिसार भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा किंग आम्बी। किंग आम्बी जो रहता है, जो तक्षशिला का राजा रहता है, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट को इनविटेशन देता है इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। और इसी कारण की वजह से किंग आम्बी को भारत का पहला देशद्रोही भी कहा जाता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो हिंदुस्तान पर कोई बाहरी आदमी को आक्रमण करने के लिए कह रहा है, और बाहरी आदमी जो रहता है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट रहता है। राजा आम्बी, किंग आम्बी ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। वह तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, का राजा था। जो तक्षशिला जो क्षेत्र था, जो मॉडर्न डे आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर आता है, वो उसका राजा था। कौन था? किंग आम्बी। आम्बी जो था वो वहाँ का राजा था। और पोरस से डर कर अलेक्जेंडर से मदद की उम्मीद कर रहा था। तो रीजनल लड़ाई तो होते रहता था, तो रीजनल लड़ाई को जीतने के चक्कर में वो आम्बी जो रहता है वो डायरेक्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट को इनविटेशन ही दे देता कि आप आइए भारत पर आक्रमण करिए। भारत पर बहुत ही पैसा है। इंडिया एक बहुत ही गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था इंडिया को। तो इंडिया पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे देता है। आम्बी इज कॉल्ड एज द फर्स्ट राइटर बिकॉज ही इनवाइटेड अलेक्जेंडर द ग्रेट टू अटैक इंडिया। सिकंदर महान को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देने के कारण ही आम्बी को पहला देशद्रोही कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला देशद्रोही कौन है। तो पहला देशद्रोही किसको कहते हैं? तो पहला देशद्रोही आम्बी को कहते हैं। और आम्बी किस क्षेत्र का राजा था? तो आम्बी जो रहता है वो तक्षशिला का राजा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू अपोज अलेक्जेंडर द ग्रेट इन इंडिया। भारत में अलेक्जेंडर का सबसे पहले विरोधी शासक कौन था? तो बहुत ही फेमस शासक रहता है वो किंग पोरस। किंग पोरस ने ही अलेक्जेंडर का सबसे पहला विरोध किया था, विरोधी शासक के रूप में देखा जाता है। तो राजा पोरस, किंग पोरस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की सबसे पहली विरोध किया। सबसे पहला विरोध किसने किया? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो सबसे पहले जो विरोध करते हैं वो किंग पोरस करते हैं। उन्होंने हेडेस्पस नदी के पास अलेक्जेंडर से युद्ध किया, जो एक प्रसिद्ध युद्ध थी। हेडेस्पस जो है वो झेलम नदी है। झेलम रिवर के जो रहता है उस क्षेत्र का राजा रहता है किंग पोरस। और सबसे पहला जो विरोधी शासक के रूप में देखा जाता है अलेक्जेंडर का, तो किंग पोरस को ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि when did the battle of झेलम take place and who won the battle। झेलम की लड़ाई, हेडेस्पस की लड़ाई कब हुई थी और इस युद्ध में किसने जीता? तो क्या वो 327 बीसी में हुआ था? क्या वो 331 में हुआ था? क्या वो 326 में हुआ था? क्या वो 330 में हुआ था? तो झेलम की जो लड़ाई होती है वो 326 में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लड़ाई जो होती है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में होती है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई होता है इंडिया के दृष्टिकोण से। और इस लड़ाई में अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत जाता है, किंग पोरस को वो हरा देता है। लेकिन किंग पोरस को वो जीता हुआ क्षेत्र वापस कर देता है। अब वापस क्यों करता है? क्योंकि किंग पोरस जो लड़ाई लड़ता है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ता है
और जो टैक्टिस यूज़ करते हैं लड़ाई करने में, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उससे वो अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हो जाता है, बहुत इम्प्रेस हो जाता है, और इम्प्रेस होने के बाद वो अपना जीता हुआ क्षेत्र पोरस को वापस कर देता है। लेकिन जो क्षेत्र जो वापस करता है वो बोलता है कि वो मेरा एम्पायर के अंदर ही रहेगा, अलेक्जेंडर के एम्पायर के अंदर ही रहेगा। तो झेलम की लड़ाई, बैटल ऑफ झेलम, 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट और राजा पोरस के बीच हुई थी। अलेक्जेंडर ने इस युद्ध में पोरस को हरा दिया था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में हुआ था। और इस लड़ाई को कौन जीतता है? तो इस लड़ाई को अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत जाता है। विच एम्पायर डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कौन कौन से साम्राज्य को हराया था? अब अलेक्जेंडर ग्रीस से इंडिया तक आता है तो उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा एम्पायर आते हैं, कम से कम 8-10 एम्पायर आते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो लड़ाई लड़ते हैं तो वो उस लड़ाई में किस किस साम्राज्य को हराते हैं? क्या वो पर्शियन एम्पायर को हराते हैं, इजिप्ट को हराते हैं और इंडिया को हराते हैं, रोमन एम्पायर को हराते हैं, मौर्य एम्पायर को हराते हैं, चाइना को हराते हैं, पर्शियन एम्पायर को हराते हैं, इंडिया को हराते हैं, ग्रीस को हराते हैं? क्या वो पर्शियन एम्पायर, इजिप्ट और मैसेडोनिया को हराते थे? मैसेडोनिया को तो नहीं हराएंगे क्योंकि वो खुद मैसेडोनिया के थे। रोमन एम्पायर के टाइम में तो अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं थे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फारसी साम्राज्य मिस्र और भारत के साम्राज्य को अलेक्जेंडर द ग्रेट हराते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारसी साम्राज्य मिस्र और भारत, विशेष रूप से राजा पोरस, भारत में जो हराते हैं वो मेनली होता है किंग पोरस को हराते हैं, के साम्राज्य को हराया था, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने में सफल हुए। और अलेक्जेंडर द ग्रेट द एम्पायर, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का एम्पायर जो रहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर रहता है, एक बहुत ही बड़ा एम्पायर रहता है। व्हेन, वेयर एंड हाउ डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट डाई? अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई थी? इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। क्या वो 323 में हुई थी बेबीलोन में ड्यू टू फीवर? क्या वो 324 में हुई थी इजिप्ट में ड्यू टू पॉइजनिंग, किसी ने उन्हें विष दे दिया था, जहर दे दिया था? 325 में हुई थी पर्शिया में हुई थी ड्यू टू वुंड, किसी जख्म के कारण हुआ था? कि 322 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया ही में हुआ था, कोई नेचुरल कॉज था? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो जिस उनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक बुखार के कारण हुई थी। उनको बहुत ही तेज़ बुखार आ गया था, बहुत ही तेज़ फीवर आ गया था। और वो डेट जो है वो 327 ईसा पूर्व, और जो एरिया में उनकी मृत्यु हुई थी वो थी बेबोलिन। बेबीलोन भी कहते हैं, बेबुलिन भी कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु 327 ईसा पूर्व में बेबीलोन, आज का इराक, बेबीलोन जो है वो आज का मॉडर्न डे में इराक क्षेत्र में आता है, उसमें हुआ था, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 327 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 में वो इंडिया आता है, इंडिया पर आक्रमण करता है, किंग पोरस से लड़ता है, और 327 बीसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उन्होंने एक उस उन्हें एक तीव्र बुखार, बहुत ही तेज़ बुखार हुआ था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और बहुत तेज़ बुखार होने के कारण ही अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो वो केवल 32 वर्ष का रहता है, 32 ईयर्स। कौन सा साल रहता है? तो 323 रहता है। कौन सा एरिया रहता है? तो बेबीलोन रहता है। तो इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको मिल गया। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी तब वह कितने वर्ष के थे? तो उसका आंसर हो जाएगा 32 वर्ष के थे वो। किस क्षेत्र में हुई थी? तो बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। क्यों हुआ था? ड्यू टू हाई फीवर। और कौन सा साल में हुआ था? तो 327 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मंथ्स डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट स्टे इन इंडिया? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत में कितने महीने तक रहे थे? क्या वो 12 महीने तक रहे थे? क्या वो 18 महीने तक रहे थे? क्या वो 24 तक रहे थे? क्या वो 6 महीने तक रहते हैं? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं वो भारत में 18 मंथ तक रहते हैं, लगभग 1.5 साल तक वो इंडिया में रहते हैं। किंग पोरस को हराते हैं, हराने के बाद धरानंद पर आक्रमण करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसी बीच
उसकी आर्मी रिफ्यूज़ कर देती है कि हम धनानंद से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि धनानंद का एक बहुत ही बड़ा आर्मी रहता है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो आर्मी रहती है वो बहुत थक भी जाती है, क्योंकि उन्होंने ईरानियन एम्पायर को हराया था, बेबीलोन को हराया था, ग्रीस को जीता था, बहुत सारे एम्पायर, इजिप्शियन इजिप्शियन एम्पायर को जीता था, 3 4 5 6 एम्पायर को जीते वो आ रहे थे, कंटिन्यू वो लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। और किंग पोरस से जो लड़ाई हुआ था वो भी एक बहुत ही भयानक लड़ाई हुआ था, बहुत ही अच्छा खासा लड़ाई हुआ था, उसमें अलेक्जेंडर को बहुत ही नुकसान पहुंचा था। हालांकि अलेक्जेंडर लड़ाई को जीत जाता है, लेकिन लड़ाई एक बहुत ही अच्छी लेवल पर लड़ाई होती है, और लड़ाई के कारण अलेक्जेंडर के जो सेना रहते हैं वो बहुत ही ज़ख्मी हो जाते हैं। और धनानंद अपने आर्मी के लिए फेमस रहता है पूरे वर्ल्ड में, कि धनानंद में इंडिया में कोई एक साम्राज्य है धनानंद, जिसके राजा है, उस राजा के पास एक बहुत ही विशाल सेना है, उस सेना में हाथी भी है, घोड़े भी हैं, सब कुछ है उस सेना में। तो सेना से डर डर भी जाते हैं और थके भी रहते हैं, तो वो लोग लड़ाई लड़ने से इनकार कर देते हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में लगभग 18 महीने तक रहता है, 18 महीने भारत में बिताता है, विशेष रूप से पोरस के साथ हेडेस्पस नदी के पास युद्ध के बाद। पोरस की लड़ाई के बाद वो 18 महीने तक रहता है इंडिया में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज व्हाट वाज द नेम ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट ट्यूटर। अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं उसके गुरु का क्या नाम रहता है। क्या उसके गुरु का नाम अरिस्टोटल रहता है, अरस्तु रहता है, क्या वो सोक्रेट्स रहता है, क्या वो प्लेटो रहता है, क्या वो पाइथागोरस रहता है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहते हैं उसके गुरु का जो नाम रहता है उसका नाम रहता है अरस्तु, अरिस्टोटल। इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलेंगे, हिंदी में अरस्तु बोलेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु एक महान ग्रीक दार्शनिक थे, एक बहुत ही फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे अरस्तु, जिन्होंने अलेक्जेंडर को शिक्षा दी थी। अब अलेक्जेंडर जो रहते हैं उनको शिक्षा देते हैं, कौन देता है, अरस्तु देता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं अरस्तु के बारे में। एरिस्टोटल वॉज एंशंट ग्रीक फिलोसोफर, एक बहुत ही फेमस ग्रीक दार्शनिक रहते हैं और साइंटिस्ट भी रहते हैं। कौन रहते हैं, अरस्तु रहते हैं। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन वेस्टर्न फिलोसफी। उन्हें पश्चिमी दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है। किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। अब अरस्तु का जन्म कब हुआ था, तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो उत्तरी ग्रीस में स्टोगिरा में हुआ था। स्टोगिरा एक शहर का नाम है, वहाँ हुआ था। किसका हुआ था जन्म, तो अरस्तु का हुआ था, अरिस्टोटल का हुआ था। अरस्तु ने एथेंस में प्लेटो की जो एकेडमी रहता है वहाँ से वो पढ़ते हैं। और प्लेटो का जो एकेडमी रहता है वो कहाँ रहता है, तो वो एथेंस में रहता है। एथेंस एक प्राचीन शहर है, वहाँ पढ़ते हैं। और बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट के वो टीचर बन जाते हैं। अरस्तु बाद में जाकर अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर बन जाते हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु का जन्म कब हुआ था, 384 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टोगिरा में हुआ था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रू विच पास डिड फॉरेन इन्वेजन प्राइमरी अकर इन इंडिया। पूछ रहा है कि भारत पर विदेशी आक्रमण मुख्यतः किस दर्रे से हुआ करता था। तो भारत पर विदेशी आक्रमण मुख्यतः खैबर दर्रे से हुआ करता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो आज का डेट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत पर अधिकांश विदेशी आक्रमण खैबर दर्रे से हुआ करते थे। तो भारत पर मोस्टली जितने भी आक्रमण होते हैं, फॉरेन इन्वेजन जो हुए थे, वो कहाँ से हुआ करते थे, तो वो खैबर दर्रे से होते थे। आर्यंस भी जो इंडिया में आए थे वो खैबर दर्रे ही से आए थे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। यह मार्ग भारत में प्रवेश करने का एक प्रमुख रास्ता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन रास्ता था इंडिया पर आने के लिए, जिससे आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे। और यहाँ से आक्रमणकारी फॉरेन इन्वेजन जो करते थे, फॉरेन इन्वेडर जो रहते थे, वो भारत पर आके आक्रमण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि कौन सा पास से, कौन सा दर्रा से भारत पर आक्रमण करते थे। तो उसका आंसर होगा खैबर दर्रा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लोगों में शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या नीचे में आपको एक नंबर स्प्लैश हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, तो उस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने पर आपको तुरंत उसका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।